मूविंग फॉरवर्ड हम लोग एम एस वर्ड पढ़ रहे हैं और एम एस वर्ड के अंदर हम लोगों ने डाटा टाइप करना सीख लिया और उसके अलावा हम लोग फिर अब देख रहे हैं कि फॉन्ट फेस क्या है और फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करते हैं। डाटा टाइप करने के हवाले से कुछ और जी जनाब, मूविंग फॉरवर्ड हम लोग एम एस वर्ड पढ़ रहे हैं और एम एस वर्ड के अंदर हम लोगों ने डाटा टाइप करना सीख लिया और उसके अलावा हम लोग फिर अब देख रहे हैं कि फॉन्ट फेस क्या है और फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करते हैं। डाटा टाइप करने के हवाले से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। मैंने सारा डाटा सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया ताकि मेरे पास वही डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल खाली हो जाए। और मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने के लिए मैं जो ऑप्शन यूज़ कर रहा होता हूँ, मेरे पास क्योंकि एक माउस है और मेरा जो दूसरा हाथ है वो कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल के ऊपर होता है, तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके अगर माउस के व्हील को घुमाता हूँ, नीचे की तरफ घुमाऊंगा तो वो जूम इन होगा और ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो जूम आउट होगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप की जूम करने की जो है ना वो ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं। इवन आपके पास यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो बॉटम पे यहाँ पे ये जूम का एक स्लाइडर है कि आप इस स्लाइडर को यहाँ से पकड़ के लेफ्ट या राइट स्वैप करेंगे तो आप अपने फाइल को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप कोई परसेंटेज यहाँ पे क्लिक करके परसेंटेज टाइप करना चाहें, आप चाहते हैं कि जी 200% पे जूम हो जाए, 100% पे, 75% पे, वट एवर द परसेंटेज यू वांट टू एंटर हियर इज, तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो जूम हो जाएगा, ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, डाटा एंटर करने के वाले से हम बात करें। डाटा में आपको पता है कि दो तरह के केसेस होते हैं। ठीक है, हम केस कहते हैं इसको। केस क्या होता है? केस होता है छोटी एबीसी में लिखना है या बड़ी एबीसी में लिखना है। जैसे इस वर्ड को जो मैंने टाइप किया है इसमें सी कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, ए एस और ई जो है वो बड़े लेटर्स में लिखा गया है। ठीक है, अगर आप सारा का सारा कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड पे एक बटन होगा कैप्स लॉक, आप वो प्रेस करेंगे तो अब आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप कैप लॉक्स को फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो बटन गायब, वो बंद हो जाएगा। अब आप जो कुछ भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। एक और बड़ी मज़े की बात यह है कि वर्ड के अंदर कुछ ऑटो कैपिटलाइजेशन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो चीज़ लिखना चाहते हैं अगर आप उसको प्रॉपरली लिखें तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो है ना ऑटो कैपिटलाइजेशन कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल गौर से देखिएगा, इस वक्त कैप्स लॉक ऑफ है और मैं लिख रहा हूँ गूगल। जैसे ही मैंने स्पेस प्रेस किया आपने देखा कि गूगल का जी उसने बड़ा कर दिया है। ये होता है ऑटो कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस का पहला वर्ड आपको पता है बड़ा लिखना होता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कैप्स लॉक का बटन प्रेस करें, फिर उसके बाद जी लिखें, फिर दोबारा कैप्स लॉक का बटन प्रेस करें और बाकी चीज़ें लिखें। इसमें ऑटो कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जनाब दिस फूड इज़ ग्रेट, तो जैसे ही मैं डॉट प्रेस करूँगा ये फुल स्टॉप है। एंड जैसे ही मैंने एंड प्रेस करके स्पेस प्रेस की तो उसने ऑटोमेटिकली एंड का ए भी बड़ा कर दिया। एंड आई एम एंजॉइंग द फूड। ठीक है, फुल स्टॉप लगाया और उसके बाद मैंने स्पेस कर दिया। ठीक है, बट जैसे मैंने बट लिखा तो उसने बट का बी जो है वो कैपिटल कर दिया। माई ब्रदर इज नॉट हैप्पी, फुल स्टॉप। ठीक है, स्पेस। तो इस तरीके से जब आप एंटर करते हैं डाटा तो डाटा ऑटोमेटिकली आपका ऑटो कैपिटलाइजेशन में चला जाता है। ठीक है, अगर फर्ज करें कि आप कुछ और चीज़ कैपिटलाइजेशन में लिखना चाहते हैं और आप इस वक्त स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके जो अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे वो कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ दिस इज नॉट माई फॉल्ट है। अगर मैं फॉल्ट का एफ कैपिटल लिखना चाहता हूँ तो बजाय इसके कि मैं कैप्स लॉक ऑन करूँ, मैं सिर्फ शिफ्ट का बटन प्रेस करके एफ प्रेस करूँगा तो एफ कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं बगैर शिफ्ट का बटन प्रेस किए हुए एफ प्रेस करूँगा तो एफ छोटा लिखा जाएगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके एफ लिखूंगा तो एफ कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि शिफ्ट अक्सर औकात जो आपकी स्टेट है ना किसी भी चीज़ की उसको रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वक्त देखिए कैप्स लॉक ऑन है, सॉरी ऑफ है, आप जो भी लिख रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जा रहा है। लेकिन अगर आप बड़े लेटर्स में लिखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके टाइप करेंगे तो वो बड़े लेटर्स में लिखा जाएगा। सिमिलरली
अगर कैप्स लॉक ऑन है तो आप जो कुछ लिखेंगे वो बड़े लेटर्स में लिखा जाएगा, लेकिन आप बड़े लेटर्स में लिखते लिखते कोई चीज़ छोटे लेटर में लिखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रख सकते हैं। अदरवाइज आपको पहले कैप्स लॉक ऑफ करना पड़ेगा, वो अल्फ़ाबेट लिखे फिर दोबारा कैप्स लॉक ऑन कर दें। तो ये जो शिफ्ट का बटन है ये टाइपिंग में आपकी हेल्प करता है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू टाइप समथिंग बिगर और या स्मॉलर तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें तो वो उस फॉर्मेट में नहीं जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी फॉल्ट, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, तो फॉल्ट का एफ मैं बड़ा लिखना चाहता था तो मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके एफ लिख दिया और उसके बाद मैं सिंपल टाइपिंग करता रहा तो वो पूरा हो गया। ठीक है जी, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल केस। और केस के अंदर आपके पास जो कुछ भी आपने लिखना है बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखना है छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखना है वो केस होता है। ठीक है जी, फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट आप लोगों को यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज के अंदर नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाते हैं ना इंक्रीज फॉन्ट साइज के ऊपर तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का एरो। तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का एरो मैं प्रेस करूंगा तो जो फॉन्ट साइज है उसको वो बड़ा कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डाटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का एरो मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ तो ये तीनों बटन मैं इकट्ठे प्रेस कर रहा हूँ। जब प्लस होता है ना, जब किसी कीबोर्ड शॉर्टकट के दरमियान में प्लस होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये तीनों बटन इकट्ठे प्रेस करने हैं तो फिर आपका वो जो शॉर्टकट है ना वो अप्लाई होगा। अच्छा जी, अब मेरा फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। अब मैं सारे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और मैं आपको अगली ऑप्शन जो कि फॉन्ट के जो ग्रुप है उसके अंदर है वो है जी चेंज केस। चेंज केस क्या करता है, जो डाटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी एबीसी छोटी एबीसी को बड़ी एबीसी, बड़ी एबीसी को छोटी एबीसी में या डिफरेंट तरीकों से कन्वर्ट कर लेता है। तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस देखते हैं। पहली के ऑप्शन होती है जी सेंटेंस केस। सेंटेंस केस वो केस है जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, यानी कि जब आप कुछ टाइप करेंगे तो पहला अल्फ़ाबेट, पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट बड़ा लिखा जाएगा, बाकी सारे छोटे लिखे जाएंगे। इसे हम सेंटेंस केस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटलाइजेशन बिहेवियर जो होता है वो सेंटेंस केस होता है। लोअर केस सारे के सारे वर्ड्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट और द लास्ट और द मिडल एनीथिंग सारे के सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे अगर हम लोअर केस के ऊपर क्लिक करें। लेट्स सपोज मैं लोअर केस के ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या होगा, जो कुछ भी था वो सारा कुछ उसने मेरी सिलेक्शन में जो कुछ भी था, जो भी बड़े अल्फाबेट्स थे, जो भी बड़ा केस था उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। जो बड़े अल्फाबेट्स होते हैं इनको हम अपर केस कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपर केस, और जो छोटे अल्फाबेट्स होते हैं इन्हें हम लोअर केस कहते हैं। ठीक है जी, अपर केस और लोअर केस। तो जो कुछ अपर केस में था, जो कुछ लोअर केस में था, अगर मैं इन सबको लोअर केस में करना चाहता हूँ तो सारे अल्फाबेट्स छोटे हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन है जी अपर केस। अपर केस का मतलब है जो कुछ भी लिखा हुआ है इन सब की एबीसी जो है वो बड़ी हो जाएगी, अल्फाबेट्स इनके बड़े हो जाएंगे, अपर केस में चले जाएंगे अगर मैं अपर केस का चेंज केस का बटन ऑप्शन जो है ना वो क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका ये मतलब है कि हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटलाइज हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें दिस का दी बड़ा, फूड का एफ बड़ा, इस का आई बड़ा, ग्रेट का जी बड़ा, ठीक है, इंजॉइंग का ई बड़ा, दी का टी बड़ा, फूड का एफ बड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेटिंग जब आप अप्लाई करते हैं तो हर अल्फाबेट का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर बन जाता है। ठीक है, नॉर्मली इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता कैपिटलाइज ईच वर्ड का। हमारे लिए जो ज़्यादा बेहतर है वो है जी सेंटेंस केस, कि आप इसका सेंटेंस केस जो है वो इसको अप्लाई कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, लोअर केस में चले जाते हैं, दिस फूड इज़ ग्रेट एंड आई एम एंजॉइंग द फूड। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ जी सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दें, तो सेंटेंस केस में उसमें कन्वर्ट कर दिया। पहला टी कैपिटल फिर ए कैपिटल, यानी कि जैसे ही फुल स्टॉप आप प्रेस करते हैं ना इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका ख़त्म हो गया है और अगला सेंटेंस जब कंप्लीट स्टार्ट होगा तो वो कैपिटलाइज वर्ड्स में होगा। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़े की ऑप्शन होती है जिसका आई डोंट नो, आज तक मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन होती है टॉगल केस। टॉगल का मतलब होता है चेंज द बिहेवियर, शिफ्ट करना उसका बिहेवियर। टॉगल केस का मतलब है कि हर अल्फ़ाबेट जो बड़ा है उसको छोटा कर देगा और छोटे अल्फ़ाबेट को बड़ा कर देगा। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो गूगल का पहला अल्फ़ाबेट जी कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स हैं। तो मैं अगर इसके ऊपर सेलेक्ट करके टॉगल केस अप्लाई करता हूँ तो वो पहला जी छोटा कर देगा, बाकी सारे बड़े कर देगा। ठीक है, यानी कि जो छोटा था वो बड़ा हो गया, जो बड़ा था वो छोटा हो गया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल टॉगल केस। ठीक है जी, तो टॉगल केस जो है ये बेसिकली आपका फॉर्मेट जो है वो चेंज करने के लिए होता है। आगे चलते हैं।
इसके आगे एक और ऑप्शन है जिसे मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग की। हम पहले नीचे वाली सारी ऑप्शंस देख लें, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे बोल्ड। बोल्ड क्या करता है, पहले तो मैं ज़रा इसका केस जो है वो थोड़ा सा सीरियस करूँ। ये लें जी, ये केस सीरियस हो गया, ठीक हो गया हमारा। सेंटेंस केस आ गया, नहीं सेंटेंस केस नहीं आया, ये आपका अजीब सा ही केस आ गया। पहले मैं सारे लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ कि सेंटेंस केस कर दो, तो अब ये मेरे पास एक नॉर्मल अप्रोप्रिएट केस आ गया। अब अगर हम बात करें, एक बटन होता है जी जिसे हम कहते हैं बोल्ड। बोल्ड से क्या होगा, बोल्ड का कीबोर्ड शॉर्टकट भी आप लोगों को सामने नजर आ रहा है, कंट्रोल+B। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस जब आपको कोई कीबोर्ड शॉर्टकट पता चल जाए तो आपने उसको 50 दफ़ा अप्लाई करना है। कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट आपको याद करने से कभी नहीं आएगा, आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। वट एवर द कीबोर्ड शॉर्टकट यू आर लर्निंग इज, आपने उसको अप्लाई करना है। जितनी दफ़ा आप अप्लाई कर लेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्लाई करें, तो आपको वो कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो याद हो जाएगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कीबोर्ड शॉर्टकट याद नहीं होगा। अच्छा इधर आते हैं, बोल्ड। आप बोल्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप गौर से अगर देखें तो हुआ क्या है, आपका जो वर्ड्स हैं वो थोड़े थोड़े मोटे हो गए हैं। यानी कि जैसे अक्सर ऐसे होता है ना कि आप कोई चीज़ लिखते हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा से पेंसिल फेरते हैं जिससे वो थोड़ा मोटा हो जाता है, या आप कोई चीज़ मार्कर से लिखते हैं तो वो थोड़ी मोटी मोटी नज़र आती है। तो सेम गोज हेयर के बोल्ड का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है इसे मोटा कर दिया जाए। ये जो बोल्ड का बटन है ना जी, ये इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें बोल्ड हुई थी वो अनबोल्ड हो जाएंगी। तो बोल्ड का बटन जो होता है ये टॉगल बटन है, इसे हम टॉगल बटन कहते हैं कि जब आप एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो वो एक काम करता है, और जब आप दोबारा उस बटन को प्रेस करते हैं तो जो काम उसने पहले किया होता है उसको रिवर्स कर देता है। तो इस तरह के तमाम बटन्स को हम टॉगल बटन कहते हैं। अच्छा जी, बी पे क्लिक किया तो बोल्ड हो गया, दोबारा क्लिक किया तो अनबोल्ड हो गया। ठीक है, बोल्ड जो होता है वो डाटा को, टेक्स्ट को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉट का वर्ड जो है इसको बोल्ड करने लगा हूँ, तो यू विल सी कि नॉट इज नॉट जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा आई कैचिंग हो गया है। ठीक है, सिमिलरली एक और फॉर्मेटिंग होती है जिसे हम अटैलिक कहते हैं। मैं फर्स्ट करेंगे थोड़ा सा टेक्स्ट सेलेक्ट करके अटैलिक के बटन पर क्लिक करता हूँ। अटैलिक क्या करता है, आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, और उस टेढ़ा करने से क्या फ़ायदा होता है कि वो थोड़ा सा ज़रा मज़ीद आई ग्रैबिंग, आई कैचिंग हो जाता है। तो इटैलिक जो टेक्स्ट होता है ये नॉर्मल से थोड़ा सा हटके होता है, टेढ़ा होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये थोड़ा मज़ीद आई ग्रैबिंग होता है। फर्स्ट करें कि आप एक ऐसी बात बताना चाहते हैं जिसे आप बोल्ड नहीं करना चाहते, तो आप उसे इटैलिक कर देंगे तो आपका फॉर्मेट जो है वो दूसरी तरह से हाईलाइट भी होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो है अंडरलाइन, यू। तो आप अंडरलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के आपका जो वर्ड जो आपने डाटा सेलेक्ट किया हुआ था उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर की है, अगर नहीं की तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोगो बने होते हैं ना हर ऑप्शन के, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप गौर से देखिएगा ज़रा भाई, ये जो लोगोज बने होते हैं ना हर ऑप्शन के, ये लोगो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इन लोगोज के अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें होती हैं, यानी कि हमें पता चल जाता है कि ये चीज़, ये लोगो किस लिए है। ठीक है, इसको पहले तो मैं ज़रा सेव करता हूँ और फिर इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाके ओपन करके ज़रा जूम करता हूँ। ठीक हो गया जी। ये ले जी, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो बटन था ए और उसके ऊपर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज करने का ये बटन है। अगर आप बोल्ड का बटन देखें तो बोल्ड एक्चुअली में बोल्ड होके आपको नज़र आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ जो है ये बोल्ड हुई है। ठीक है जी, इटैलिक जो है जिस तरह से फॉन्ट इटैलिक हो जाता है वैसे टेढ़ा करके उसका लोगो लोगो बना हुआ है। अंडरलाइन के यू के नीचे देखें लाइन लगाई हुई है उन्होंने। तो ये जो सारे लोगो होते हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, यानी कि आपको नज़र भी आ रहा होता है कि यार ये लोगो किस लिए है। आपको इस लोगो का की शक्ल देखकर भी पता चल जाता है कि ये लोगो किस क्या फॉर्मेटिंग देगा। तो अंडरलाइन जो है वो आपको अंडरलाइन की ऑप्शन देगा। अंडरलाइन के अंदर अगर आप देखें गौर से तो इसके साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है।
ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको अंडरलाइन की डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस नज़र आ जाती हैं। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि ये लाइव प्रीव्यू है। आप अगर देखें, मैंने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है उस टेक्स्ट के ऊपर जो जो मैं अंडरलाइन के ऊपर कर्सर लेकर जा रहा हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कर्सर होवर कर रहा हूँ। इसे कर्सर होवर करना कहते हैं। जैसे एक होवर बोर्ड होती है ना, ठीक है, उस होवर बोर्ड के ऊपर क्या होता है, वो ज़मीन से थोड़ी सी उठी होती है, वो ज़मीन पर टच नहीं कर रही होती। इसी तरह से कर्सर होवर करने का मतलब है कि आप कर्सर पे क्लिक नहीं करते, आप सिंपल वहाँ पे कर्सर ले जाते हैं तो वो उसका लाइव प्रीव्यू आपको दिखाता है कि भाई ये कर्सर, ये अगर ये ऑप्शन अप्लाई करोगे तो ये डाटा टेक्स्ट ऐसा नज़र आएगा। मोर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको अंडरलाइन की और ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी। ठीक है, अंडरलाइन स्टाइल के अंदर, ठीक है, और आप इसमें से जो भी अंडरलाइन का स्टाइल लगाना चाहें वो आप इसमें लगा सकते हैं। अंडरलाइन के साथ एक और ऑप्शन होती है ABC, उसके पेट में छुरा घोंपा हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये ऑप्शन है जी ABC, ABC के पेट में छुरा घोंपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसके सेंटर में एक लाइन चली जाएगी, अपर केस जैसे आपने लिखा हुआ है तो ऐसे लगेगा जैसे आपने ये काटा हुआ है। तो अक्सर औकात इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट में ये बताने के लिए कि ये चीज़ें जो है वो अब काट देनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूँ, आप मुझे एक रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं सर चेक करें, तो मैं वहाँ पे कुछ चीज़ों को स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ। ठीक है, इसको स्ट्राइक थ्रू करना कहते हैं, इसके सेंटर में एक लाइन लगा देना, स्ट्राइक थ्रू करना। तो मैं इसे स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा। स्ट्राइक थ्रू का मतलब यह है कि भाई इसे डिलीट कर दो, ये डाटा ठीक नहीं है। तो जिस फॉन्ट के ऊपर स्ट्राइक थ्रू लगा होगा वो स्ट्राइक थ्रू का मतलब यह है कि उसके सेंटर से आपने एक लाइन गुजार दी है और उसका कोई भी जो भी मतलब हो सकता है वो हो जाए। स्ट्राइक थ्रू डाटा को ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन आ गई। इसके बाद दो ऑप्शन है जी, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अगर आप गौर से देखें तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, पहले तो ज़रा ये पिक्चर ओपन करें ना, दोबारा से इसको देखें। अगर आप सबस्क्रिप्ट को देखें तो x के नीचे 2 लिखा हुआ है, और अगर आप सबस्क्रिप्ट को देखें, सुपरस्क्रिप्ट को, तो x स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब आप किसी चीज़ को पावर में लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं x लिखता हूँ उसके साथ 2 और मैं चाहता हूँ कि ये 2 इसकी पावर में आ जाए, तो ये सुपरस्क्रिप्ट का बटन मैं प्रेस करूँगा तो देखें वो उसकी पावर में चला गया है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो होगा ये कि जो आप सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे या सबस्क्रिप्ट लिखेंगे और आप चाहते हैं कि वो डाटा जो है वो सबस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट में चला जाए, तो आप ये बटन प्रेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं y के नीचे 2 लिखना चाहता हूँ, या ये आपको नॉर्मली देखा होगा आपने लॉग के अंदर जो है उसकी बेस में आपने 10 लिखना होता है, तो आप log 10 लिखें और 10 को सिलेक्ट करें और सबस्क्रिप्ट के बटन पर क्लिक कर दें, तो वो डाटा जो है वो उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट हो या सुपरस्क्रिप्ट हो, उसको ठीक करने के लिए आपने जो चीज़ सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में लगाई हुई है आप उसको सिलेक्ट करें और दोबारा से ये बटन प्रेस करें, तो वो सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी टॉगल बटन्स हैं, एक दफ़ा अप्लाई होंगे और दूसरी दफ़ा आप उसे क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होंगे। क्या स्ट्राइक थ्रू वाला जो बटन है क्या ये भी टॉगल है, चेक कर लेते हैं। हमने ये बटन प्रेस करके स्ट्राइक थ्रू लगाया था, दोबारा क्लिक करते हैं तो क्या स्ट्राइक थ्रू गायब हुआ? जी बिल्कुल हो गया। हमने अंडरलाइन वाला जो बटन था क्या वो आपका टॉगल है? आपने जिस चीज़ को अंडरलाइन किया हुआ था उसको क्लिक करें, दोबारा अंडरलाइन पे क्लिक करें, दोबारा करें, यस, ये जब आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो अप्लाई हो जाता है, दूसरी दफ़ा क्लिक करते हैं तो गायब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी ही ऑप्शन जो हैं ये तकरीबन टॉगल हैं, यानी कि एक दफ़ा अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई करेगा, दूसरी दफ़ा दोबारा बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो उसने अप्लाई किया उसको कैंसिल कर देगा। अगली ऑप्शन की तरफ आते हैं जो ए लिखा हुआ है, दिस इज टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करें, फॉन्ट साइज बोल्ड करें, इटैलिक करें, अंडरलाइन करें, या आप ये सारे काम इस एक बटन से कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने क्या किया है कि कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सेटिंग्स को इकट्ठा करके यहाँ पर रख दिया है। वो कहते हैं कि यार बहुत सारे लोग ना ये वाली फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका फिल ऐसे हो जाए, आउटलाइन ऐसे हो जाए, शेडो ऐसे हो जाए, रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट इसको अप्लाई कर देगा। ये मुझे खैर इतना अच्छा नहीं लगा, चले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जनाब मैं ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वर्ड के ऊपर
डिफरेंट टाइप की कलरिंग और डिफरेंट टाइप के शेडोज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें, आउटलाइन वगैरह ये आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी वर्ड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, गौर से सुन लीजिएगा। उसका फिल कलर, इस वक्त मैं गूगल को जूम कर रहा हूँ और ज़्यादा जूम करता हूँ इस फाइल को, तो आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। नंबर वन, इसका फिल कलर, इस वक्त इसका जो फिल कलर है वो ब्लैक है। गूगल के जी के अंदर देखें ब्लैक कलर फिल हुआ हुआ है, ओ के अंदर ब्लैक कलर फिल है, और फिर उसके बाद सारे वर्ड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं। अच्छा, दूसरा, इसकी आउटलाइन, क्या चीज़, आउटलाइन, इस वर्ड की जो आउटलाइन है वो वाइट कलर की है, यानी कि जहां जहां पे ब्लैक हुआ हुआ है उसके बाद उससे फौरन आगे वाइट कलर की आउटलाइन बनी हुई है उसकी। ठीक है, इसे हम आउटलाइन कहते हैं। किसी की भी वर्ड की आउटलाइन अगर हमने चेंज करनी है तो हम इस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। पहले तो मैं इसे थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि आपको ये नजर आए। मैंने वर्ड सेलेक्ट किया, आउटलाइन की तरफ जाते हैं। पहले तो फिल कलर चेंज करते हैं ना जी। आउटलाइन, आउटलाइन जो है इस वक्त वाइट कलर की है। मैं अगर आउटलाइन रेड कर दूं तो आई एम श्योर कि आपको आउटलाइन की समझ आना शुरू हो जाएगी। देखें इस वक्त आउटलाइन इसकी रेड है, तो आउटलाइन असल में टेक्स्ट की बाउंड्री को कहते हैं, वो आउटलाइन है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज इसमें एक और है, आपको ब्लू ब्लू कुछ नजर आ रहा होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल शेडो या रिफ्लेक्शन। ठीक है, वर्ड का शेडो या वर्ड की रिफ्लेक्शन। इस वक्त जो है वो आपकी वर्ड की कोई शेडो, अगर शेडो खत्म कर दें तो आप देखें कि अब इसका शेडो खत्म हो गया, अब ये ब्लैक फिल है और रेड इसकी आउटलाइन है। लेकिन अगर मैं इसे सिलेक्ट करके इसका फिल कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ये बाहर ही ऑप्शन है फॉन्ट कलर की। मैं कहता हूँ कि जी इसका फिल कलर जो है वो कर दें येलो और इसकी आउटलाइन जो है वो रेड कलर की कर दें। तो अब आप गौर से देखें कि आपको आउटलाइन और फिल कलर में डिफरेंस जो है वो कितना प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। रेड कलर की फिल है, सॉरी येलो कलर की फिल है और रेड कलर की आउटलाइन है। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज ऐड करते हैं विच इज योर शेडो। वर्ड का एक शेडो भी ऐड कर सकते हैं। अब शेडो किस तरफ ऐड करना है, ठीक है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, ये देखें डिफरेंट टाइप के शेडोज है, पर्सपेक्टिव है, आउटर साइड पे शेडो है। ठीक है, जिस तरफ भी आप शेडो करना चाहें, ठीक है, आप शेडो उस तरफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शेडो आ गया। शेडो का मतलब है कि वर्ड खड़ा होगा और उसका साया पीछे है। इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो अपर साइड पे पीछे की तरफ लाल, सॉरी ब्लैक कलर का शेडो है, तो आप शेडो सेट कर सकते हैं। चले मैं शेडो को ख़त्म करता हूँ और मैं इसकी रिफ्लेक्शन की तरफ जाता हूँ। रिफ्लेक्शन क्या होती है, जैसे कोई चीज़ तालाब के दहाने पे खड़ी है तो उसका रिफ्लेक्शन हमें उस पानी में नज़र आता है। तो डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्शन में इसका देखें नीचे रिफ्लेक्शन कितना हैवी किस्म का आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे है जैसे कि इस वर्ड की एक रिफ्लेक्शन है। तो ये रिफ्लेक्शन नॉर्मली हम लोग जब वर्ड्स के बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उसको डिज़ाइन करते हैं, कोई ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम वर्ड्स की रिफ्लेक्शन डालते हैं, अदरवाइज हम इसकी रिफ्लेक्शन नहीं डालते। चलें जी, रिफ्लेक्शन जो है ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं रिफ्लेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन मुझे पसंद है वो है इसकी ग्लो की ऑप्शन, कि हम वर्ड को ग्लो कर सकते हैं। अगर आप ग्लो की ऑप्शंस में जाएं तो डिफरेंट टाइप के ग्लोज होते हैं इसमें। अगर आप देखें, ये देखें मैंने इसको ग्रीन ग्लो कर दिया है, तब देखें प्यारा लगना शुरू हो गया है और प्रोमिनेंट भी लग रहा है कि येलो कलर का फिल है, रेड कलर की आउटलाइन है और ग्रीन कलर का ग्लो है। तो ये बड़ा प्रोमिनेंट लग रहा है ये टेक्स्ट एज कम्पेयर टू अदर टेक्स्ट। तो हमारे पास ये तीन चार डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम लोग तीन चार डिफरेंट तरीक़ों से फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं। ग्लो श्लो आप लगा सकते हैं, और जब आप ग्लो लगाते हैं, जब आप आउटलाइन लगाते हैं, इस तरह की फॉर्मेटिंग्स करते हैं तो डाटा जो है ये काफ़ी प्रोमिनेंट अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली चीज़ जो है वो हम देखते हैं इसके अंदर, वो इन सब का एक कलेक्शन है। देखें उन्होंने अपनी तरफ से एक ग्लो, एक फिल कलर और इस तरह की चीज़ें क्लिक करके आपको कहा कि यार ये फॉर्मेट जो है ना ये प्यारा लगेगा, और आप इनमें से किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये वाइट कलर का फिल है और ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का इस पर आउटलाइन है और छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा इसमें मुझे शेडो भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज दिस टाइप ऑफ सेटिंग्स, तो आपके पास एक और ऑप्शन होती है कि अब आप इसका फिल कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाएं, आप टेक्स्ट का कलर जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट का कलर ये वाला कर देता हूँ, रेड वाला। तो जो फॉर्मेट, जो डाटा आप सिलेक्ट किया होगा आपने, उसका फॉन्ट कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट कलर है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हाईलाइट।
तो आप टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक हाईलाइटर है, तो आपने उससे उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करना, टेक्स्ट की हाईलाइट के अंदर डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस हैं। जैसे आप इसे ग्रीन हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे आप इसे ब्लू हाईलाइट कर सकते हैं। इवन अगर आपने टेक्स्ट पहले से सिलेक्ट नहीं किया हुआ, आप सिंपल जाके ऊपर से हाईलाइटर प्रेस करें तो अब आपका कर्सर एक हाईलाइटर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब आप जिस जिस डाटा को हाईलाइट करना चाहते हैं आप उसे हाईलाइट करते जाएं, तो वो हाईलाइट होता चला जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हाईलाइट। हाईलाइट के अलावा हमने क्या क्या देख लिया, हमने टेक्स्ट इफेक्ट्स देख लिए, हमने टेक्स्ट का फिल कलर देख लिया, ग्लो, शेडो, बड़ा कुछ देख लिया। अब ये इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप चाहें तो आप 3-4 महीने इसी के अंदर ही खेल सकते हैं। आप अपना नाम लिखें, अपने दोस्त का नाम लिखें, आप उस नाम की फॉर्मेटिंग करें, आपको डिफरेंट टाइप के इसमें फॉर्मेटिंग डिज़ाइन जो है वो नज़र आएंगे। आपने वो फॉर्मेटिंग डिज़ाइन जो है वो करने हैं, और उसके बाद आपकी इसकी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी की सारी फॉन्ट से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो देख ली हैं। एक बटन रह गया था जो मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने कहा था कि अच्छा मैं बताऊंगा, और वो है जनाब आपका ये वाला क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन। आपने जिस डॉक्यूमेंट डाटा के ऊपर जो जो फॉर्मेटिंग की है एक्सेप्ट फॉर द हाईलाइट, वो सारी की सारी आप इसे एक बटन से क्लियर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सिर्फ 3 लाइन्स जो है इनको सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे इन सब की फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है। ये जो जिनकी नहीं की उसको मैं साइड पे कर देता हूँ, तो हर एक की फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है, लेकिन हाईलाइट क्लियर नहीं हुआ। तो हाईलाइट को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपने जो डाटा हाईलाइट किया हुआ उसको क्लिक करें और जाके यहाँ पर नो कलर पे दोबारा क्लिक कर दें, तो आपका हाईलाइट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि यार आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग अजीब किस्म की कर दी है, गलत कर दी है, और आप उसे दोबारा रीसेट करना चाहते हैं, तो जो डाटा सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर जाके आप ये वाला बटन प्रेस करें विच इज़ कॉल्ड क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी होता है विच इज़ कंट्रोल स्पेस। आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके सारे फॉर्मेट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। इस तरीके से आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं फॉन्ट के अंदर, जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इनको क्लियर भी कर सकते हैं। तो फॉन्ट का जो ग्रुप है वो हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने बहुत ज़्यादा।